जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको अपना एक इतना बड़ा सत्संग सुनाने जा रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में किस तरह से मिरेकल करे। बहुत से लोग ये जानते हैं कि मैं सत्संग सुनाती हूँ, लोगों तक सत्संग पहुँचाती हूँ। ये सब मैं सिर्फ़ गुरुजी की आज्ञा से कर रही हूँ। पर आज जो मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ या डेली जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, कहीं न कहीं गुरुजी ने मेरी लाइफ़ के अंदर इतनी ज़्यादा मिरेकल्स करे हैं, इतना ब्लेस किया है मुझे कि आज मैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी एक औरत, गुरुजी ने उसकी ज़िंदगी में आकर मेरा हाथ पकड़कर किस तरह से मुझे मज़बूत बनाया, इस दुनिया को फ़ेस करना सिखाया। मुझे पहले बहुत डर लगता था। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है आपको कि हम 2 सिस्टर्स थीं, हम 2 सिस्टर्स हैं। हमारे फादर ने सिंगल पेरेंटिंग की है हमारी। बहुत छोटी उम्र में जब मेरी छोटी सिस्टर 6 महीने की थी और मैं 4 साल की थी, तब मेरी मदर गुरुजी के चरणों में चली गई थी। मैं अपने फादर की बड़ी बेटी हूँ और मैं जिस नेचर की हूँ, उसकी जस्ट अपोज़िट नेचर की मेरी छोटी सिस्टर है, जो आज यूएस में है, अपनी फैमिली के साथ। आज उसको 18 साल हो गए पूरे यूएस के अंदर। वो वहाँ की सिटीज़न है, अपने बच्चों के साथ रहती है, एक अच्छी जॉब कर रही है। वहीं मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल की, इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड जिसे कहते हैं, वो बच्चा रही हूँ अपने पापा की। कहते हैं ना कि माँ-बाप को सबसे ज़्यादा चिंता छोटे बच्चे की होती है, पर मेरे घर के अंदर ये चिंता उल्टी थी। मेरे फ़ादर को मेरी चिंता सबसे ज़्यादा रहती थी क्योंकि मैं बहुत मतलब इतनी इमोशनल थी कि मैं बता नहीं सकती। छोटी-छोटी सी बात पे मेरी आँखें भर जाती थी। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती थी, कोई भी मुझे बुरा कह के चला जाता था, पर मैं चेहरे पे शिकन नहीं आने देती थी और अपने रूम में जाकर बस रोती रहती थी, पर अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताती थी। मेरे लिए अगर कोई लड़ता था तो वो थी मेरी छोटी सिस्टर। मेरे अच्छे-बुरे के लिए लड़ने वाली सिर्फ़ वही थी और मेरे फ़ादर मुझे ऑल टाइम कॉन्फिडेंट बनाने में रहते थे कि हमेशा मुझे कहते थे, "मिली अगर मैं नहीं होऊँगा, छोटी तेरी ज़िंदगी में नहीं होगी।" मतलब मेरी छोटी सिस्टर अनामिका, "वो तेरी ज़िंदगी में नहीं होगी तो तू कैसे सर्वाइव करेगी? दुनिया से लड़ना आना चाहिए, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि तू हर समय दुनिया से लड़, पर कम से कम अपने हक के लिए लड़।" मेरे फ़ादर को मेरे फ्यूचर की बड़ी चिंता रहती थी और ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। आई वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। मैंने अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल से कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज से अपनी एजुकेशन पूरी करी। मतलब हमारे फादर ने हमें अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी दी। बहुत ही छोटी उम्र में फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद 2006 में मेरी छोटी सिस्टर की भी शादी हो गई। शादी हुई उसकी और उसके बाद ही तुरंत वो अपने एमटेक के लिए इंडिया से बाहर चली गई, यूएस चली गई और फिर वहीं उसकी शादी हो गई। मतलब यहीं इंडिया आकर उसकी शादी हुई, फिर वो फाइनली इंडिया से बाहर ही चली गई। यूएस ही उसने अपना जॉब देखा और वो वहीं सेटल हो गई। मेरे लिए मेरे पापा मैटर करते थे इसलिए मैंने इंडिया नहीं छोड़ा। अच्छी एजुकेशन के बाद मैं यहीं पे जॉब करती रही अच्छे-अच्छे बैंक्स में, एमएनसी कंपनीज़ के अंदर। फिर एक दिन ऐसा आया कि 2010 में मेरे फादर ने भी दुनिया छोड़ने का कहते हैं ना कि मेरे पास एक ही ज़रिया थे मेरे पापा क्योंकि सिस्टर तो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गई थी। तो बस बचा-कुचा मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ कहते हैं ना कि मैं माँ बन गई थी। मेरा एक बेटा था, पर मैं सबसे ज़्यादा डरी उस वक़्त रहती थी कि मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे पापा को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? उस डर ने बस वो दिन ला दिया कि 2010 में 5th ऑफ सितंबर 2010 में मेरे फादर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बस वो इतना सडनली गए कि मेरे को उनको गुड बाय अच्छे से कहने का मौका ही नहीं मिला।
मैं रो भी नहीं पाई ठीक से क्योंकि वो शॉक लग गया था मुझे कि मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। बस मैं चुपचाप बैठी रहती थी। इवन उनके फ्यूनरल के टाइम भी मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और सारे रिलेटिव्स ये जानते थे कि मैं बहुत मतलब कहीं न कहीं मैं रो नहीं रही हूँ, तो ये बात मेरे दिल में कहीं न कहीं घर ना कर जाए कि मतलब एक होता है ना कि मेरे जितने भी कज़िन्स थे, मेरी बुआ, मेरे बड़े ताऊ जी, ताई जी, सबको ये डर था कि हमारे घर का सबसे मासूम बच्चा है। मुझे सोने का बच्चा कहा जाता था कि इसका दिल बहुत सोने जैसा है, ये कैसे सर्वाइव करेगी दुनिया के साथ। पर है ना धीरे-धीरे कहते हैं ना कि वक़्त आपको बदल देता है। तो 2010 में जब पापा गए, पापा का फ्यूनरल हो रहा था, आई वाज़ क्वाइट मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी बस यही देख रही थी कि मेरे पापा लेटे हैं और सब उनके ऊपर अच्छे-अच्छे परफ्यूम्स लगा रहे हैं, उनके ऊपर नई-नई चद्दरें डल रही हैं, उन पे नया कपड़ा डल रहा है और वो बस थोड़ा ही वक़्त रह गया, अब पापा मेरी आँखों से ओझल हो जाएँगे। ये बात मेरे दिल में बैठती जा रही थी, धीरे-धीरे मैं उनको द बस बैठे-बैठे यही देख रही थी कि पापा आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? पापा आप मुझे छोड़कर फाइनली जा रहे हो? मैं बस बैठी-बैठी अपने आप से अंदर ही अंदर ये बात कर रही। सब रिश्तेदार मुझे कह रहे मिली, चलो अपने फादर से मिल लो, अब तुम्हारे पापा को लास्ट गुड बाय कर लो और है ना फिर तुम्हारे पापा को ना लेकर जाएँगे। मैं पापा से मिली, उनके फ़ॉरहेड पे मैंने किस किया, उनके हाथ को ठंडे-ठंडे हाथों को सहलाया और है ना, बस यही कहा पापा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे जीऊँगी? आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, बस मैं इतना ही कह पाई अपने फादर को कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मैं शादी कर चुकी थी, मेरा बच्चा था, सब था, पर मैं मन से कहीं न कहीं बहुत कच्ची थी, बहुत कच्ची जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा कच्ची थी। मैं इस चीज़ को ना मतलब मान ही नहीं पा रही थी कि मेरे पापा चले गए हैं। कहते हैं ना एक बच्चे को अंधेरे में ले जाके खड़ा कर दो और बोलो कि बस अब तुम्हें यहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। बस वही वक़्त मेरे साथ हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आगे, आगे क्या होगा? आगे तो क्या होगा? एंड आई वाज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब उस समय मैं अच्छी जॉब में थी। आई वाज़ वर्किंग विद एमएनसी कंपनी जेनपैक्ट का नाम सबने सुना होगा। आई वाज़ देयर ए एज़ एन असिस्टेंट मैनेजर आई वाज़ वर्किंग ओवर देयर। मेरा सैलरी भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। पर मैं कॉन्फिडेंट नाम का चीज़ जो था ना कि मेरा हाथ छूट गया है मेरे फ़ादर से, वो कॉन्फिडेंस एकदम से जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस का ग्राफ ज़मीन पे आके धड़ाम से गिरता है, ऐसे आके मैं धड़ाम से गिर गई। पापा का फ्यूनरल हो गया, सब सब रिश्तेदार फ्यूनरल के लिए चले गए, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पापा को गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही थी और ये चीज़ मैं नहीं फ़ील कर मतलब ये चीज़ मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं उनको जाते हुए कैसे देखूँगी। तो मैंने अपनी सिस्टर से यही कहा, "मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी।" मेरी सिस्टर मुझे पकड़-पकड़ के तब तक वो आ चुकी थी, मेरे को हग करके बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। बस मैंने धीरे से उसके कान में कहा, "मैं नहीं जाऊँगी।" मैं नहीं जाऊँगी पापा को गुड बाय कहने। संगत जी मेरे फादर गए सितंबर मंथ में जैसे मैंने आपको बताया, मंथ ऑफ सितंबर 2010 में। बस उसके बाद मेरा दिल नहीं लगता था। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा दिल बिल्कुल जयपुर में नहीं लगता था। मुझे जयपुर खाने को दौड़ता था, घर खाने को दौड़ता था। जैसे मेरे साथ पता नहीं कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्योंकि माँ तो हमने बचपन से देखी ही नहीं थी, धुंधली-सी एक कहते हैं ना एक धुंधला-सा आँखों के अंदर इमेज होता है माँ का, बस मेरी आँखों में वही था। सिस्टर भी अपने घर लौट गई। अब हुआ ये कि मेरे को बस मैंने मन बना लिया था कि मुझे जयपुर छोड़ देना चाहिए, अगर मैं जयपुर में रहूँगी तो बीमार ना हो जाऊँ। और उसी बीच मुझे डॉक्टर्स ने मेरे को डॉक्टर के पास ले जाया गया। और सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ शेयर की गई। मेरे हस्बैंड लेकर गए। उन्होंने बताया कि किस तरह के हादसे से मैं गुज़र रही हूँ। मेरे फ़ादर अभी-अभी गए हैं, उस हादसे को मैं सह नहीं पा रही हूँ। तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप जितनी जल्दी हो सकते हो उस जगह से इसको हटा दो, क्योंकि वो चीज़ इसके दिल और दिमाग में काफ़ी गहरा घाव करेगी। और ऐसा हुआ भी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत डेली मेरे साथ टाइम स्पेंड करते, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा एक काम करते हैं कि तुम है ना अभी जयपुर से बाहर कहीं जॉब सर्च करो, वहाँ हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएँगे। मैंने जॉब अपनी सर्च करनी शुरू करी, फिर मुझे अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर जॉब मिली। जॉब मिली, मैंने यहाँ के इंटरव्यू दिया
दिल्ली आके इंटरव्यू दिया, गुड़गाँव आके दिल्ली आ गई थी मैं, मेरे रिलेटिव्स के यहाँ रह रही थी मैं वहाँ पे। वहीं से मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो कंडक्ट हुए, मैंने उसे क्लियर किया और उसके बाद मेरा बीए कॉन्टिनेंट बैंक ऑफ अमेरिका जो क्या कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का एक सिस्टर वेंचर है, उसके अंदर मेरा जॉब फाइनल हुआ। मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड ने नवंबर मंथ के अंदर 2010 के अंदर हम सबको और खुद का जॉब भी यहीं पे ट्रांसफ़र ले लिया। ही वाज़ वर्किंग विद एक्सिस बैंक एट द टाइम। ठीक है, हम यहाँ आ गए, मैंने अपना जॉब जॉइन कर लिया। मेरे हस्बैंड मुझे जॉब पर छोड़ नहीं चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे को कैब लेने आएँ क्योंकि कैब के लिए ना आपको 2 घंटे पहले का रोस्टर बुक करना पड़ता है और आपके जाने और आने में 2-2 घंटे का टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब 4 घंटे मान के चलिए आपके खराब हो जाते हैं। अब हुआ ये कि मैं जॉब तो जॉइन कर लिया, मेरे हस्बैंड मुझे अ, ड्रॉप करने जाते थे। बस मैं कानों में ईयर प्लग्स लगाती और एक सॉन्ग सुनती हुई जाती। बाबा की वो एक सॉन्ग है ना, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ। बस ये सॉन्ग सुनती रहती और मैं रोती जाती। पूरे रास्ते रोती जाती, पूरे रास्ते रोती जाती और जब मैं वहाँ पे उतरती अपने मतलब ऑफ़िस के बाहर मैं अपने हस्बैंड को ठीक से गुड बाय भी नहीं कहती। आँखें झुका के और मेरे हस्बैंड समझ जाते थे कि ये रो रही है। कहते हैं ना आपसे जब कुछ छीना जाता है, तो ऊपर बैठे भगवान आपको बहुत-बहुत शक्ति देते हैं। शायद मेरी खामोशी में गुरुजी कहीं न कहीं मुझे शक्ति दे रहे थे, क्योंकि भगवान को तो मैं मानती थी पर मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आने लगा कि मेरे फ़ादर बहुत कुछ छोड़ कर गए हमारे लिए, बहुत कुछ छोड़ कर गए। तो उसी बीच ना कुछ रिश्तेदारों ने मेरे से वो सब चीज़ें छीनने के लिए मेरे ऊपर कहते हैं ना कि मुझे गलत दवाइयाँ देनी शुरू कर दी। गलत दवाइयाँ ऐसी थी कि डिप्रेशन के नाम पर वो दवाइयाँ मुझे दी जाती थी और उन दवाइयों का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे असर ऐसा हुआ कि वो दवाइयाँ जब मैंने 2011 से खानी शुरू करी, तो आज मैं देख लीजिए 2025 चल रहा है। आज पूरा 15 साल हो गए मुझे उस दवाई को खाते हुए। बस वो दवाई है ना, डिप्रेशन के नाम पर मुझे खिलाई गई और आज मुझे उन दवाइयों की इतनी आदत हो गई है, इतनी आदत हो गई है कि अगर एक दिन भी मैं वो दवाई ना खाऊँ ना, वो मेडिसिन का एक टाइम का भी डोज़ ना लूँ ना, तो बस ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा सर में मेरे ना मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को मेरे बाल खींच रहा है, मेरे को बहुत सारा सर में दर्द होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसमें मेरा ये नेचर नहीं था। मैं तो बहुत शांत नेचर की थी, पर ज़मीन जायदाद के चक्कर में हम 2 ही बेटियाँ थीं, तो रिश्तेदारों ने सोचा कि किस तरह से किस पे कैसा प्रहार किया जाए, तो वो बच्चा मैं थी, जिसके ऊपर ये प्रहार किया गया। और मुझे ये पता ही नहीं चला क्योंकि मुझे एक विश्वास था कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरा इलाज करवा रहे अच्छा मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, मेरे हस्बैंड को ये पता था कि डिप्रेशन फादर के जाने के बाद ये थोड़ा-सा शांत रहती है, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ, आप इसको हॉस्पिटल ले जाया करो, डॉक्टर के ले जाया करो क्योंकि मेरे सेशंस होने शुरू हो गए थे। डॉक्टर मेरे को सेशंस देते थे। उसमें मेरी दवाइयाँ नहीं चलती थी, जस्ट सेशंस होते थे। एक क्या कहते हैं डार्क रूम के अंदर मेरे को बिठाया जाता था और वहाँ पर मुझे बस पुरानी बातें याद करवाई जाती थी। मेरे फ़ादर की जो मुझे मेरा अच्छा सबसे अच्छा टाइम था ना वो डॉक्टर मुझे कहता था आप वो याद करो। अपने फ़ादर के साथ आप कहाँ घूमने जाते थे, आप क्या करते थे? मैं ये बस सारी चीज़ें अपने बे फ्लैशबैक में जाकर याद करती थी और वहीं पे मैं बस उस डार्क रूम में ही रोती थी जितना रो सकती थी। और बाहर निकलती थी जब उस डार्क रूम से तो मैं अपने आप को बहुत-बहुत नॉर्मल फ़ील करती थी। उसी बीच में उन लोगों ने मुझे दवाइयाँ देनी ऐसी शुरू करी कि आज उस दवाई का असर इतना हो चुका है कि दिल्ली की मानी हुई डॉक्टर है, शायद आपने नाम सुना होगा उनका डॉक्टर वाणी जैन। डॉक्टर वाणी जैन मेरे हस्बैंड जब डॉक्टर वाणी जैन के पास मुझे लेकर गए, तो डॉक्टर वाणी जैन ने तुरंत मुझे देखते ही कहा कि ये जो क्या कहते हैं दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, इसमें से ये मेडिसिन इसको
क्यों दी जा रही है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी जगह इनको कोई ले मतलब हमारे रिलेटिव्स ही लेके गए थे हॉस्पिटल और वही उसको ये दवाइयाँ दे रहे थे कि ये डिप्रेशन में है। बोले कि डिप्रेशन में नहीं है, इसको और डिप्रेशन में डाला जा रहा है। इसको और डिप्रेशन में डाला जा रहा है कि ये और गुम रहने लगे और शांत रहने लगे और ये धीरे-धीरे सारी चीज़ें भूल जाए। संगत जी, मेरे हस्बैंड के तो जैसे कहते हैं ना कि ज़मीन निकल गई पैरों के तले कि वो जिन पे विश्वास करते थे और मैं जिनकी गोद में पली हुई थी, वो लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने सबसे कॉन्टैक्ट मेरा तुड़वा दिया। उन्होंने अपने घर वालों से भी कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, जस्ट मुझे ठीक करने के लिए। आज संगत जी आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी वो हालत है कि गुरुजी ने मेरे मतलब ये कह लीजिए कि मेरे को कैसे सँभाला है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। अब मैं आपको अभी तक संगत जी मैंने आपको वो पार्ट 1 सुनाया है ना कि मुझे तो किस तरह की दवाइयों की आदत डाल दी गई थी। जो दवाइयाँ आज ना उसके डोज़ेज़ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर वाणी जैन ने भी कह दिया है कि आपको ये दवाई अब ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। आप इस दवाइयों को छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि इतने साल में ना आप इस दवाई के हैबिचुअल हो चुके हो, यूज़्ड टू हो चुके हो। अब आप अगर इस दवाइयों को छोड़ोगे तो बस आपके साथ एक ही चीज़ होगी, वो होगा आपकी नसें इतनी ज़्यादा मतलब दर्द के साथ फूल जाएँगी और किसी दिन भी आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। आप कभी भी दुनिया से जा सकते हो। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अगर आप अपने आप को दिखाओगे, तो अगर आप दवाई छोड़ना मत, अगर आपने दवाइयाँ छोड़ दी, तो आप पागल हो जाओगे। ये किया है मेरे अपनों ने मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का भी कोई मलाल नहीं रहा। मैं चुपचाप बस अपनी नौकरी करती रही और उस डोज़ की मेरे को जो आदत पड़ चुकी है वो मैं लेती रही। पर मैं खुश इस बात से थी कि मेरे पास ना गुरुजी ने एक बहुत ही प्यारा परिवार दिया है। हम 4 लोग थे बिखरे हुए मोती की तरह। गुरुजी ने हम चारों को समेट के ना कहते हैं ना एक माला बनाते हैं, उस माला में पिरोया है। हम वो 4 मोती थे। इसका भी सत्संग मैं आपको किसी दिन सुनाऊँगी, जिस दिन गुरुजी की आज्ञा होगी, कि हम 4 मोती किस तरह से अलग-अलग बिखरे हुए थे। मैं, मेरा बड़ा बेटा, मेरा हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा। हम किस तरह से मतलब बिखरे हुए थे। हम चारों को एक कहते हैं ना एक धागे में, प्यार के धागे में पिरोया है गुरुजी ने। अब मैं आपको इसी सत्संग का पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। अब हुआ ये मैं आपको जो क्या कहते हैं सत्संग सुना रही हूँ, ये है 24th नहीं, ये है मार्च 14th ऑफ मार्च 2024 का। ये डेट याद रखिएगा 14th ऑफ मार्च 2024 पार्ट 2 जो मैं सुना रही हूँ आपको। गुरुजी ने हमारे मतलब इस घर में मतलब जिस घर में मैं रहती हूँ, अब वो गुरुजी का घर है इसलिए मैं ये कहती हूँ कि मैं गुरुजी के यहाँ रहती हूँ, ये गुरुजी का घर है। तो गुरुजी के चरण आने के बाद, स्वरूप आने के बाद ना, बस मैं तो मंत्र जाप करती हूँ या सत्संग सुनती थी, बस मेरा ये काम था। इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। मैं मंत्र जाप सुनती, घर का काम करती और सत्संग सुनती। मेरा सत्संग का ये हैबिट बन चुका था कि मैं खाना भी बना रही हूँ ना, तो सत्संग चलते रहते हैं। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, सत्संग चल रहे हैं। मेरा ये आलम हो गया, तो गुरुजी ने इस तरह से मुझे पकड़ लिया था 2024 में। अब हुआ ये कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे है ना इस दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग में बताया जा रहा है कि किस तरह से गुरुजी ने कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर दिया, किस तरह से गुरुजी ने ना किसी की डायबिटीज़ मीठा खिला के ठीक कर दी। मतलब हर किसी को किसी भी बीमारी से हर तरह की बीमारी से क्योर किया। बस मैं ये जानती थी उस सत्संग के माध्यम से। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि जब मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ, सत्संग सुन रही हूँ और गुरुजी को भोग लगाया हुआ अमृत प्रसाद खा रही हूँ, तो अब तो मेरे को मैं भी ट्राई करती हूँ कि मेरे को है ना मैं अब ये जो मेडिसिन खाती हूँ ना, जिसकी मुझे आदत डाल दी गई है, ये मैं है ना अब बंद कर देती हूँ। धीरे-धीरे मैंने गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं ये मेडिसिन बंद करना चाहती हूँ और मैं बिना मेडिसिन के रहकर ठीक होना चाहती हूँ। ठीक है? बस मैंने गुरुजी से इतना कहा और मैंने अपने मेडिसिन की डोज़ लेने बंद कर दिया। 1 दिन निकला। अच्छा
संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, जिस डोज़ को 1 दिन में नहीं खाती तो मैं पागलों जैसी हो जाती थी। मुझे एंग्ज़ायटी के ना अटैक आने लग जाते थे। यहाँ मैंने 7 दिन डोज़ नहीं खाया और रोज़ गुरुजी से कहती, "गुरुजी देखो, आज 7 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अटैक नहीं आया। गुरुजी देखो, मुझे अटैक नहीं आया।" अब संगत जी कहते हैं ना कि चीज़ें ठीक होने से पहले एक बार बहुत ज़ोर से खराब होती है, बस वही मेरे साथ हुआ। 8वें दिन मुझे बैठे-बैठे इतना बुरा अटैक आया कि मैं बैठी-बैठी बस रो रही हूँ, बिलक-बिलक के रो रही हूँ और ऐसे रो रही हूँ कि छोटा बच्चा नहीं रोता। किस बात से छोटा बच्चा रो रहा है? पेरेंट्स को नहीं पता होता ना, बस मैं ऐसे रोई जा रही हूँ। बिलक-बिलक के रो रही हूँ, मैं बिलक-बिलक के रो रही हूँ। मेरा बड़ा बेटा अपने ऑफिस चला गया, ठीक है? उसकी इंटर्नशिप चल रही थी जब, और उस दिन है ना, जस्ट मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस जा रहे थे और छोटा बेटा मेरा स्कूल जा चुका था और बैठे-बैठे मैं फुफक-फुफक के रो रही हूँ। इतना बुरा रो रही हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा मैं क्यों रो रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे हैं, पूछ के रहे हैं मुझसे कि अंजलि क्या हो गया तुम्हें? व्हाट हैपेंड? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ कहा? और मुझे पता ही नहीं मैं क्यों रो रही हूँ और मेरा सर का दर्द ऐसा, और बस मैं बार-बार कहे जा रही हूँ, "पापा, प्लीज़ पापा आ जाओ। पापा, पापा प्लीज़, प्लीज़ पापा आ जाओ। प्लीज़ पापा आ जाओ। पापा प्लीज़, मुझे बहुत याद आ रही है। पापा प्लीज़ आ जाओ। पापा आ जाओ ना। पापा, आपकी बेटी आपको याद कर रही है।" संगत जी, 2010 में मेरे फादर गए थे। मैं इस तरह से रोकर विदाई नहीं दे पाई थी अपने फादर को। पर 2024 में जो एंग्ज़ायटी के अटैक आया मुझे, उसने 14 साल क्या, जो मैं अपनी ज़िंदगी के 39 इयर्स की हो चुकी थी, उस उम्र में मुझे ऐसे मेरे फ़ादर को याद दिलाया कि मैं तो बस ऐसा लग रहा था कि मैं बार-बार ये कह रही थी, "पापा, प्लीज़ पापा आ जाओ ना, मुझे ले चलो ना अपने साथ। प्लीज़ पापा आ जाओ, मुझे ले चलो अपने साथ।" मैं बार-बार यही रो-रो के कह रही थी। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस समय बहुत ज़्यादा भावुक हो जाऊँगी तो। और मैं रो-रो के अपने पापा को याद कर रही थी। बस रोते-रोते मेरे हस्बैंड को तो ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड ने तुरंत मेडिसिन्स निकाली। मेडिसिन निकाली तो उन्होंने देखा कि स्ट्रिप्स के स्ट्रिप पड़े हुए मेडिसिन के। मैंने तो डोज़ेज़ ही नहीं खाई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुमने डोज़ेज़ कब से नहीं खाई? और मैं बोलने की हालत में नहीं। मैं बस रोई जा रही हूँ, मैं बस रोई जा रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस मैं अपने पापा को याद करके रोई जा रही थी। और मैं इस हद तक याद कर रही थी कि मैं बार-बार ये बोल रही थी, "पापा प्लीज़ मुझे ले चलो, मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे अपने साथ ले जाओ, आप भई मुझे बहुत याद आ रहे हो।" संगत जी, आप सोचिए कि जिसने बचपन से अपने सिर्फ़ फ़ादर फ़िगर को देखा हो, आँख खोली हो, तो बस फ़ादर उँगली पकड़ के चल रहे हों उस बच्चे का, जब उसे ज़रूरत है, हर जगह उसके फ़ादर हों। उन फ़ादर की याद उस बच्चे को 14 साल बाद, ऐसा नहीं 14 साल में मुझे याद नहीं आई उनकी। पर कहते हैं ना, एंग्ज़ायटी के उस अटैक ने 14 साल बाद मुझे मेरे फ़ादर की ऐसी याद दिलाई, उस दिन गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा मिरेकल करने वाले थे। ये बात मुझे नहीं पता थी। मेरे हस्बैंड को मुझे सँभालते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि मेरा फ़ेस पूरा सूज गया था रो-रो के, आँखें एकदम बड़ी-बड़ी हो गई थी और वो बिल्कुल लाल हो चुकी थी, एकदम रेड, और आँसू से मेरा चेहरा बस भीगा पड़ा था और जो टी-शर्ट मैंने पहनी हुई थी, वो ऑलमोस्ट गीली हो चुकी थी, इतनी कि मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे हस्बैंड ने तुरंत बेटे को फ़ोन किया और ये बोला कि तुम जितनी जल्दी घर आ सकते हो उतनी जल्दी घर आ जाओ। उसको एंग्ज़ायटी का अटैक आया है, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो उस बेटे ने बोला ठीक है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पर आप उसको उनको दवाई दे दो, मेडिसिन दे दो मम्मी को। तो उन्होंने बोला कि वो मेडिसिन तो पिछले 7, 8, 9 दिन से नहीं खा रही है। तो मेरा बेटे ने बस वहाँ से जो भागा है, जब तक मेरा बेटा घर आता तब तक अंधेरा हो चुका था घर में। मतलब अंधेरा हो चुका था बाहर, और मेरा बेटा घर पहुंचा है और मैं रो रो के कह रही हूँ, पापा कभी अपने, मैं जिस घर में रहती थी वो 7th फ्लोर था, कभी मतलब एनजाइटी का इस तरह से मेरे को अटैक आ रहा था कि मुझे सांस तक नहीं आ रही थी। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने मुझे डबल डोज दे दिया था, पर वो 7-8 दिन का जो पीछे का डोज था, वो तो कंप्लीट नहीं कर सकता था ना, वो 1 दिन का डोज था। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ये डर लगा, मेरे को घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे
साँस आए, बस मुझे साँस आए और मेरे पापा मुझे ले जाएँ। मेरे पापा मुझे दिख जाएँ और वो आ जाएँ और मुझे ले जाएँ। बस मुझे मेरे फादर दिख जाएँ कहीं से भी, मेरे फादर दिख जाएँ एक बार मुझे। मैं बालकनी में कभी आ रही हूँ, बालकनी में आके लंबी-लंबी साँस ले रही हूँ, बालकनी में हमारा एक झूला रखा था, मैं उस पे बैठ मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं, "अच्छा ठीक है, खड़ी मत रहो।" उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसको अटैक के चक्कर में ही गिर ना जाए, इसको अनकॉन्शियस हालत में आकर। माफ़ कीजिएगा संगत जी, शायद आज मेरा सत्संग सभी सत्संगों से बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मैं आज गुरुजी की आज्ञा से आपको ये सत्संग सुना रही हूँ कि गु जिस दिन मेरा ये हाल था और जिस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता था, उस दिन गुरुजी ने मेरे साथ क्या मिरेकल किया। मेरा बेटा जस्ट घर में घुसा है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अकेले तो हॉस्पिटल इसको लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। मेरा बेटा बस मुझे उठाकर और मेरे हस्बैंड सपोर्ट देकर मुझे लेकर जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए। मुझे चप्पल वगैरह पहना रहे थे पैरों में कि गाड़ी तक मतलब नीचे 7th फ्लोर पे जैसे हम रहते थे तो पार्किंग तक तो हमें जाना ही था लिफ्ट से। इतने में ना हमारा इंटरकॉम बजा तो बेटे ने फ़ोन उठाया, तो बाहर मेन गेट से गार्ड का कॉल आया कि आपका एक दोस्त आया है, आपको बुला रहा है। तो उसने कहा बेटे ने कि अभी तो मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मेरे उस फ्रेंड को बोलिए कि मैं ना मम्मी को हॉस्पिटल दिखा के जब आ जाऊँगा फ्री होके, तब उससे मिल लूँगा। तो गार्ड साहब ने कहा कि नहीं वो आप गार्ड साहब ने बोला आप इनसे बात कर लीजिए। तो मेरे बेटे ने ना अपनी फ्रेंड का नाम लिया, उसका नाम था ओजस। बोले यार ओजस आज मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं उनको है ना डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा अटैक आया है। उसको पता था बच्चे को कि हाँ आंटी इस तरह की डिप्रेशन की दवाई लेती हैं। उसने ये कहा कि भाई तू बस नीचे आ जा, मैं ना तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ, आंटी को दे देना। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है तू रुक वहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ़ दोनों ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों मुझे पार्किंग तक ले आए, मेरे को गाड़ी में बिठाया। तब तक बेटा मेन गेट तक चला गया था। मेन गेट पे जाके उसने मुझे से पूछा हाँ बता जल्दी बता क्योंकि मेरे को मम्मी को लेके डॉक्टर के जाना है। उसने उसके हाथ में कुछ दिया बड़ा-सा, ठीक है? मेरे बेटे ने उसको खोल के नहीं देखा क्योंकि वो है ना पेपर में अच्छे से रैप हो रहा था। बहुत ही अच्छे से वो रैप करके लेके आया था। उसने कहा ठीक है मैं अभी म मम्मी उसने बोला आंटी को दे देना, ठीक है? पापा ने भिजवाया है। संगत जी बेटा व फटाफट आया, गाड़ी में बैठा और बस ये कहा मम्मी आपके लिए ओजस है ना ये देकर गया है। मैं तब भी रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने ऐसे ही रोते-रोते उस रैपर को खोला जिसमें जो वो बच्चा देकर गया था ओजस, उस रैपर को जब मैंने खोला, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे मैं रो-रो के पापा को याद कर रही थी ना अपने, कि पापा प्लीज़ आ जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे देखना है आपको, मुझे आपसे मिलना है। एक हुड़क उठती है ना बच्चे को अपने माता-पिता से मिलने के लिए, वो हुड़क थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आया था, लाल चोले में, लाल चोले में वो स्वरूप आया और वो स्वरूप ना मैं भी आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर मतलब स्वरूप की पिक्चर डाल दूँगी। वो स्वरूप था गुरुजी का। उस स्वरूप में गुरुजी आसमान में बैठे हुए हैं। आसमान में गद्दी लगी हुई है उनकी। बादलों के अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी बैठे हुए हैं। ये स्वरूप मेरे पास आया उनका और मैंने इतना फूट-फूट कर रोई उस समय। मैं इतना फूट-फूट कर रोई कि पापा मुझे गुरुजी मेरे पापा के रूप में मुझे मिले। और मैं रोती रही उस स्वरूप को अपने ऐसे हाथों से दबाकर इतनी रोई मुझे होश नहीं कि मैंने बस की बस और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी साइड पे रोकी और मुझसे कहा, "अभी तुम ठीक हो?" मैंने कहा, "हाँ, मैं ठीक हूँ।" उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ था?" मैंने कहा, "नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था।" देन माय हस्बैंड सेज कि, "अभी तुम कैसा फ़ील कर रहे हो?" मैंने कहा, "मैं तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ।" तो बोले डॉक्टर के मैं तुम्हें डॉक्टर के ले चलता हूँ, तुम डॉक्टर के चलो। वो लोग डॉक्टर के मुझे ले के जिस हालत में मुझे डॉक्टर के ले जा रहे थे, वो हालत मेरी देखने लायक नहीं थी, मतलब वो कोई देख नहीं सकता था, ऐसी हालत थी। और जब मैं डॉक्टर के सामने बैठी, तो बस वो तो था कि मेरी आँखें लाल हो रही थी, मेरा चेहरा इतना रोई थी कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और है ना, होंठ सूख चुके थे। डॉक्टर ने तुरंत मेरे को देखते ही कहा
कि क्या बात है, इसने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। मेरे हस्बैंड के साथ उनका 15 से 20 मिनट सेशन चला। बहुत लंबा सेशन चला। मैं बाहर बैठी आराम से, मैंने अपने बेटे से कहा, "मेरे को जूस पिला दे, प्लीज़ मुझे जूस पिला दे, मेरे को जूस पीने की इच्छा हो रही है।" जो बंदी सुबह से भूखी थी, रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, वो गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया, अपने स्वरूप को मेरे पास उनका जब स्वरूप आया, मुझे एकदम ठंडक पड़ गई। एकदम ठंडक, ऐसी ठंडक कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब क्या, मैं जिस दिन अपने पिता को याद कर के रो रही थी, मैं आप बस आप मेरे सत्संग से समझ पाएँगे कि मैं जिस वक़्त अपने पिता को याद कर रही थी, गुरुजी के लिए तो नामुमकिन, हर किसी के लिए नामुमकिन होता है। एक बार चले जाने के बाद अपने बच्चों से क्या किसी से भी मिल पाना। पर गुरुजी ने वो ठंडक मुझे अपने स्वरूप में दी, अपने स अपने स्वरूप में दी कि देख, तू अपने पिता को याद कर रही थी ना, मैं आ गया हूँ तेरे पास, मैं आ गया हूँ तेरे पास, मैं हूँ ना तेरा पिता तेरे साथ। बस पंडित जी वो दिन था, मेरे को घर लेकर आए, डॉक्टर ने मुझसे पूछा, "हेलो अंजलि, कैसी हो तुम?" मैंने कहा, "डॉक्टर, आई एम कंप्लीटली फाइन, मैं ठीक हूँ।" और मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। बोले, "वेरी गुड, दवाई क्यों नहीं खा रही हो?" क्योंकि आपको तो पता है कि ये डॉक्टर्स बहुत प्यार से बात करते हैं अपने पेशेंट से, बच्चों की तरह। मैंने कहा, "डॉक्टर, मेरे जो गुरुजी है ना, वो सबको जल्दी ठीक कर देते हैं। तो ना मेरे को भी जल्दी ठीक कर देंगे, अब मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने बंद कर दी थी।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, हम ये दवाई तुम्हारी बंद करेंगे, धीरे-धीरे बंद करेंगे बेटा, इतनी जल्दी नहीं बंद करेंगे, ठीक है? पर 100% तुम ठीक हुए हो, तुम तो बहुत, बहुत स्मार्ट लड़की हो, तुम इतने बड़े मतलब कंपनी में जॉब करते हो, इतनी अच्छी पोज़ीशन पे हो, इतना प्यारा बच्चा।" मतलब वो अपने ना पेशेंट्स को कभी पेशेंट नहीं कहती, वो स्टूडेंट्स कहती हैं। वो कहती है, "मेरे सारे स्टूडेंट्स में से तुम तो सबसे ब्रेव हो और तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी प्यारी हो, तुमको तो मैं भी लाइक करती हूँ।" और जो उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो भी मुझे बहुत लाइक करते हैं। तो उन्होंने ऐसे धीरे-धीरे मुझे कंसोल किया और बोले, "ठीक है, अब तुम 2-3 दिन ऑफ़िस नहीं जाना, घर पे आराम करना और घर जाओ, अच्छे से खाना।" मैंने बोला, "डॉक्टर, मैं तो सब अच्छे से खाती हूँ, जो गुरुजी खाते हैं ना, वही मैं खाती हूँ। जो गुरुजी चाय पीते हैं ना, वही मैं पीती हूँ।" मतलब ऐसा मेरा हो चुका था कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आई वाज़ कंप्लीटली ऑलराइट। ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे घर लेकर आए और उन्होंने मुझसे प्यार से पूछा, "बताओ आज क्या खाओगी?" मैंने कहा, "कुछ भी, जो गुरुजी खाएँगे।" और उस दिन के बाद से ना मेरा आज तक का नियम है, ना मैंने सत्संग छोड़ा है, ना मैंने गुरुजी का जल प्रसाद छोड़ा है, ना मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद छोड़ा है। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में ठंडक, जिसे कहते हैं ना ठंडक आ जाना दिल और दिमाग में, वो आ चुकी है। बस मैं इतना ही कहूँगी इस सत्संग के माध्यम से कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कहीं कोई खालीपन है ना, वो सिर्फ़ एक एक ही महान आत्मा आपके उस खालीपन को भर सकती है। वो है मेरे गुरुजी, आपके गुरुजी, हम सबके गुरुजी, वो डिवाइन सोल, वो जो ठंडक देते हैं, कोई नहीं दे सकता। मैं आज मुझे गुरुजी ने इस लायक बनाया कि मैं आप सबको सत्संग सुनाती हूँ। सोचो, मैं डिप्रेशन की मरीज़ जिसे कहा जाता था कि डिप्रेशन की मरीज़ है, अपने फादर के जाने के बाद इसने ऑलमोस्ट ये ख़त्म है। फिर धीरे मेरे हस्बैंड ने सारे सबको, जो मेरी जो सिस्टर है उसको ये बात बताई कि ऐसे-ऐसे इसको ये दवाइयाँ दी गई हैं और इसका ये हाल है। धीरे-धीरे दवाइयाँ छूट तो नहीं सकती हैं, पर डोज़ेज़ कम हो जाएँगे अगर ये इसी तरह से गुरुजी के साथ जुड़ी रही। इसने गुरुजी को अपने फादर फिगर के रूप में अपने दिल में बसा लिया है, घर में बसा लिया है। आप विश्वास करोगे, मैं चलते-फिरते उनसे गप्पे मारती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। कोई सोच सकता है, हो सकता है लोग सोचेंगे कि मैं डिप्रेशन की मरीज़ रही हूँ, तो मैं क्या कहते हैं पागल हूँ, पर नहीं, मेरे साथ गुरुजी बात करते हैं, सच में बात करते हैं। और जिस दिन मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी पता है आज ऐसा है, तो गुरुजी उसका जवाब देते थे मुझे तुरंत। देखो ना, मैंने आपको कितने सत्संग अपने सुनाए। बस मैं अपने इस सत्संग के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहूँगी, गुरुजी ही हमारे असली
असल माँ-बाप हैं। गुरुजी ही हमारा सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे प्यारा, सबसे महान। बिना किसी लालच का रिश्ता अगर कोई है, तो वो है गुरुजी। अगर आपने कुछ खोया है ना, तो वो एक ही दर पे मिल सकता है, वो है गुरुजी का दर। वो है बड़े मंदिर, वो है दुगरी का मंदिर, वो है मेरे गुरुजी के स्वरूप, बस। सत्संग सुनते रहिए, लंगर प्रसाद खाते रहिए, जल प्रसाद पीते रहिए, चाय प्रसाद पीते रहिए। सत्संग में जाने का मौका मिले कभी मत छोड़िए, सत्संग सुनने का मौका मिले कभी मत छोड़िए, ठीक है? क्योंकि ये ही वो एक अमृत है जो हमें इस बुरे वक़्त में हमारी ज़िंदगी को ठंडक देगा। मैं अपने इस मन सत्संग को ना मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि इस सत्संग को सुनाने से पहले मैंने अपने दिल और दिमाग को बहुत मज़बूत किया है, क्योंकि ये चीज़ ना मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताई थी कि मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया है। पर कहते हैं ना, अगर कोई बुरा करता है ना, तो ऊपर जो बैठा है ना, अगर आप सच में दिल से सच्चे हो, तो ऊपर वाला आपका नाखून बराबर भी बुरा नहीं होने देता। तो उसी तरह से मेरे गुरु पा ने ना मुझे कुछ भी बुरा नहीं होने दिया मेरा। मैं बहुत खुश हूँ आज अपनी ज़िंदगी में, मेरे दोनों बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। मेरे को बहुत, बहुत खुश रखते हैं वो लोग। वो मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं और वो सब किसने दिया मुझे? सिर्फ़ मेरे गुरुपा ने दिया है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मेरे गुरुपा मुझे किसी चीज़ से वंचित नहीं रख सकते हैं। जब उन्होंने मेरी ज़िंदगी का वो खालीपन जो रिश्तों में था, बुरे रिश्तों से मुझे दूर किया और वो खालीपन दूर किया। उसके लिए मैं अपने गुरुपा से बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। इतना शुकराना करती हूँ कि कभी ये शुकराना बस मेरी आखिरी साँस तक गुरुजी, बस मैं शुकराना के साथ ही जीती रहूँ और शुकराना करते-करते ही आप मुझे अपने पास बुला लो। ठीक है? गुरुजी, इस सत्संग के माध्यम से मैं सब तक बस आपकी ब्लेसिंग्स पहुँचाना चाहती हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में ठंडक दीजिए, प्यार दीजिए। हर कोई एक-दूसरे से प्यार करे और सत्संग सुनना मत भूलिएगा। कभी भी आप कोई भी सत्संग सुनना शुरू करते हैं, उसको पूरा सुनिएगा, बीच में कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग के आखिरी में भी हो सकता है आपके सवालों के जवाब हों। तो इस सत्संग के माध्यम से मैं बस इतना ही कहूँगी, गुरुजी ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, तो बस यही प्रार्थना करो, छोड़ना नहीं, हमारा हाथ छोड़ना नहीं गुरुजी, कभी मत छोड़ना, हमें बस अपने साथ बनाए रखना। मंत्र जाप के साथ गुरुजी की आज्ञा से मैं आज इस सत्संग